नमस्कार भाई, सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है HSSC CET मेंस, हरियाणा ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले सारे बहन भाइयों तो रिक्वेस्ट है, एक तो वीडियो ने कंप्लीट देखियो भाई, और कंप्लीट देख कर भाई कमेंट कर दिया करो सारे बहन भाई। 1000 तो ऊपर सब्सक्राइबर है, लेकिन कमेंट सिर्फ एक तो रितु धीमान सिस्टर है, एक महादेव की लाडली सिस्टर है, एक और है, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, एक और था, और कोमल ग्लव्स करके एक सिस्टर है, उनका कमेंट आता है बस, और एक और था भाई, बस एक सिस्टर हो रहा, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा। ये 3-4 कमेंट आते हैं। आप देखने वाले इतने सारे हो तो कमेंट कर दिया करो भाई। कमेंट करने तक मेरा हौसला बढ़ा है, मैं और अच्छे तक काम करूँगा। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ कि 23 सितंबर 1965 को पंजाब से हरियाणा को अलग करने का पहला कदम उठाया गया था। इस दिन क्या हुआ था भाई? 23 सितंबर 1965 को क्या हुआ था? संसद में हुकुम सिंह समिति के गठन की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो हुकुम सिंह समिति कब बनी थी आपकी? 23 सितंबर 1965 को इसकी घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। वर्ष 1965 में अकाली दल के प्रमुख नेता संत फतेह सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए 15 दिन के अनशन करने की घोषणा की। ठीक है, 23 सितंबर 1965 को भारत सरकार द्वारा लोकसभा अध्यक्ष थे आपके हुकुम सिंह की अध्यक्षता में पंजाबी विभाजन पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लो क्या था ये, कि जो 23 सितंबर 1965 को पंजाब से हरियाणा को अलग करने का पहला कदम उठाया गया था, तो उस दिन क्या हुआ था? 23 सितंबर 1965 को क्या हुआ था? संसद में जो हुकुम सिंह समिति थी ना, उसके गठन की घोषणा हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश हरियाणा राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरातात्विक स्थल है। तो ये आपका है बनावली। ठीक है, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक प्रमुख स्थल है जो फतेहाबाद जिले में स्थित है। बनावली कहाँ पर? आपका फतेहाबाद में है। बनावली की खोज 1973-74 में आर एस बिष्ट द्वारा की गई थी। यह नगर शतरंज खेल के नमूने के आधार पर सुनियोजित रूप से बसा हुआ था। यहाँ से एक पवित्र पशु की मुद्रा प्राप्त हुई है जिसका धड़ सिंह का है, मतलब जिसका धड़ तो शेर की तरह है तथा सींग बैल के तरह है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम टेराकोटा द्वारा निर्मित मातर देवी की मूर्ति तथा टेराकोटा द्वारा निर्मित एक हल्की सुंदर आकृति वाला खिलौना यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा सरकार ने डैश महिला अथवा लड़की के लिए आजीवन मासिक पेंशन योजना शुरू की। तो एसिड अटैक की शिकार कोई लड़की या कोई महिला जो एसिड अटैक की जो शिकार होगी ना, उसको पेंशन देगी हरियाणा सरकार। ठीक है, तो हरियाणा सरकार द्वारा एसिड अटैक की शिकार हुई लड़की को आजीवन मालिक पेंशन दी जाती है। वर्तमान में यह 5,000 से 9,000 तक है। मई 2011 के बाद तेजाब अटैक पीड़ित महिलाओं को यह पेंशन दी जाती है। ठीक है, तो याद रख लेना भाई ये पेंशन दी जाती है। ये क्या है? 5,000 से लेकर 9,000 तक है इसकी। वहाँ अब ये घटती बढ़ती रहा अगर, तो इसने तुम देख लियो भाई। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने वाले बाल खेल सर्वश्रेष्ठ शूटर का नाम बताएं। तो देख लो कितना अजीब क्वेश्चन है, आपने कभी पढ़ा नहीं होगा इस क्वेश्चन को, और ये पेपर में भी आ सके हैं क्योंकि पहले पेपर में पूछा गया है यो। तो भारत के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने वाले खेल सर्वश्रेष्ठ शूटर का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनीस बनवाला। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। देखो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सर्वश्रेष्ठ शूटर अनीस भानवाल हैं। इनका जन्म 26 सितंबर 2002 को कमहांडी गांव सोनीपत हरियाणा में हुआ था। ये तो अमेरिकन ही गई है भाई, हमारे सोनीपत में। वर्तमान में ये करनाल जिले के निवासी हैं। मतलब इसका जन्म तो यहाँ सोनीपत में हुआ था 26 सितंबर 2002 में,
कमहांडी गांव, ये सोनीपत में पड़ा है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कहाँ रहा है, ये करनाल में रहा है। ठीक है, 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में अनीश ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत की तरफ से राष्ट्रमंडल में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया था। ठीक है, क्या करा था इसने, 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे ना, उसमें अनीश ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत की तरफ से राष्ट्रमंडल में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया था। उन्हें वर्ष 2018 का महिंद्रा स्कॉर्पियो टोयोटा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। तो ये कई बार आता है, एक बार ये ना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अनीश बनवाला का संबंध किस खेल से, तो याद रख लेना ये क्या है, शूटर है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा का कौन सा शहर हड्डी की नक्काशी एवं आभूषण के लिए लोकप्रिय है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड्डी की निकासी के लिए। देख लो, कभी आपने देखा नहीं होगा ये क्वेश्चन। हरियाणा का कौन सा शहर हड्डी की नक्काशी और आभूषण के लिए लोकप्रिय है? तो यह आपका फरीदाबाद। हड्डी की नक्काशी व आभूषण बनाने के लिए हरियाणा का फरीदाबाद जिला प्रसिद्ध है। चंदन की नक्काशी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? झज्जर जिले में होती है चंदन की नक्काशी। ठीक है, याद रख लेना भाई, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हैं कई बार। जाट समुदाय से संबंधित एक महिला की पारंपरिक पोशाक क्या है? तो यह भाई घाघरी, कमीज, प्रिंटेड ओढ़नी। ठीक है, ये जाट समुदाय से संबंधित एक महिला की पारंपरिक पोशाक क्या है भाई? घाघरी है, कमीज है, प्रिंटेड ओढ़नी है। ठीक है, देखो भाई यार, जातिवाद में भी क्वेश्चन पूछे, बता यार ये कोई क्या सिस्टम है अपने देश का ना, हरियाणा का। जाट समुदाय की महिलाएं घाघरी, कमीज व प्रिंटेड ओढ़नी पहनती है, यह इनकी पारंपरिक वेशभूषा है। मतलब भाई जाट की थोड़ा पैर है, हमारे गुजरों में भी पा रही थी, तो पहलो तो ये तो यार बकवास क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेद व्यास ने किस भाषा में महाभारत महाकाव्य लिखा था? तो वेद व्यास ने किस भाषा में लिखा था महाभारत? तो ये लिखा था संस्कृत। महर्षि वेद व्यास द्वारा सरस्वती नदी के किनारे महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। महर्षि वेद व्यास का आश्रम HSC ने एक पेपर में साबरमती नदी के किनारे बताया है। ठीक है, यह भी चीज़ याद रख लेना भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मार्च 2017 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा दिए जाने वाले 11 वर्षीय पुरस्कारों के लिए पुरस्कार राशि दोगुनी कर दी। इस कदम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। उर्दू भाषा को बढ़ावा देने व उत्कृष्ट योगदान के लिए हरियाणा सरकार ने वर्ष 2011 में हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले 11 वार्षिक पुरस्कारों की सम्मान राशि दोगुनी कर दी थी। तो इसका उद्देश्य क्या था? जो उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देखो, उस प्रसिद्ध लेखक की पहचान करें जिन्होंने भेड़ियों के ढंग, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार आया यो। उस प्रसिद्ध लेखक की पहचान करें जिन्होंने भेड़ियों के ढंग, संत सिपाही, शंख और शहनाई तथा देशा में देश हरियाणा जैसी कविताएं लिखी थी। तो ये किन की कविता है? ये बहुत बार एग्जाम में आया। उदय भानुवंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। भेड़ियों के ढंग, संत सिपाही, शंख और शहनाई, देशा में देश हरियाणा जैसी रचनाएं किसने करी थी? उदय भानुवंश की है ये। ठीक है, इन्हें हरियाणा का राज्य कवि माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर डैश से होकर राज्य में प्रवेश करती है। तो घग्गर नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? कालका। हरियाणा राज्य की मुख्य मौसमी नदी घग्गर है। यह हरियाणा में कालका पंचकुला से मोरनी की पहाड़ियों में प्रवेश करती है। घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी है? दृश्यद्वती है HSC के अनुसार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में औरंगाबाद, मिताथल, राखीगढ़ी और कई अन्य स्थानों पर उत्खनन ने क्या दिखाया? तो क्या दिखाया था? ये स्थान हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण दिखाते हैं। देखो, औरंगाबाद भिवानी में, मिताथल भिवानी में है, राखीगढ़ी हिसार में है आपका। तो ये जो अन्य ये सारे स्थान क्या दिखाते हैं? ये स्थान हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण, मतलब यहाँ आता है इनकी जो खुदाई हुई ना भाई, इन तेनों पता चल गया कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक है, हरियाणा के औरंगाबाद, भिवानी, मिताथल, भिवानी, राखीगढ़ी, हिसार आदि सभी क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति स्थल है। अगला क्वेश्चन है,
महेंद्रगढ़, नारनौल, गुरुग्राम और रेवाड़ी जिले में कौन सी भाषा लोकप्रिय है? तो ये अहीरवती। ठीक है, अहीरवती। हरियाणा के महेंद्रगढ़, नारनौल और रेवाड़ी में अहीरवाटी बोली लोकप्रिय है। एक नंबर की बोली ला दिया मैंने, महेंद्रगढ़ की है, हिसार की है, क्योंकि मैं इनकी वो है ना, बहुत अच्छे बोल रहे भाई ये, के कर रहे सो, कितना काम हो गया हो, इस तरह से। ठीक है, तो बहुत अच्छी बोल रही है यह। हरियाणा में मानसून मैंने बहुत पसंद है। हरियाणा में मानसून का समय क्या है? तो मानसून का जो समय है हरियाणा में वो कौन सा है? जुलाई से सितंबर तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हरियाणा में मानसून जुलाई से सितंबर तक रहता है। सर्दियों में होने वाला होने वाली वर्षा को हरियाणा में बाला कहा जाता है। ठीक है, याद रख लेना भाई इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम छोर में स्थित एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो याद रख लेना भाई, अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम छोर में स्थित एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी है, उसका नाम क्या है? देखो ये भी ये क्वेश्चन है ना, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, आपने अपनी लाइफ में कभी ये क्वेश्चन देखा नहीं होगा और यो ही आने के चांस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोसी पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। देखो, अरावली अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम छोर पर डोसी की पहाड़ी में हरियाणा का एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी है। डोसी पर्यटन स्थल भी है। यह दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, 652 मीटर, कुलताजपुर गांव में। ठीक है, तो याद रख लेना भाई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार अति और अधिक संभावित क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों में डैश को अनुमति नहीं देती है। तो ये देती है औद्योगिक इकाइयाँ। ठीक है, औद्योगिक इकाइयाँ इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा सरकार अति और अधिक संभावित क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों लगाने की अनुमति नहीं देती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मिशन इंद्रधनुष हरियाणा के लोगों के लिए कैसे उपयोगी थे? तो जो मिशन इंद्रधनुष था वो क्या था? मिशन इंद्रधनुष हरियाणा के लोगों के लिए कैसे उपयोगी थे? तो ये कैसे उपयोगी थे? ऑप्शन नंबर बी, सभी अप्रतिरक्षित और आंशिक रूप से प्रतिरक्षित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रतिरक्षित किया गया। ठीक है, सभी अप्रतिरक्षित और आंशिक रूप से प्रतिरक्षित जो बच्चे हैं तथा गर्भवती महिलाओं को प्रतिरक्षित किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसमें। ठीक है भाई, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हरियाणा में बच्चों को स्वास्थ्य तथा रोग मुक्त रखने के लिए 7 अप्रैल 2015 पानीपत से इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत बच्चों को 7 टीके लगाए जाते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में पक्षी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका है सुल्तानपुर। हरियाणा के सुल्तानपुर में पक्षी अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान दोनों अवस्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र हैं? तो ये आपके हैं 2 भाई। हरियाणा में 2 संरक्षण रिजर्व उपस्थित हैं जो राज्य के 4872.11 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर आपका? एक तो आपका बीरबारा, यह जींद जिले में अवस्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य यह कैथल और कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। यहाँ हिरण अधिक संख्या में है। इसे सोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार आता है कि जो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? सोनसर जंगल के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किन शहरों में पानी, हवा और पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई का काम करने वाले विशेष पर्यावरण न्यायालय हैं? तो ये आपके फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। ठीक है, हरियाणा के फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई का काम करने के लिए 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय बनाए गए हैं। अब यहाँ पे है ना भाई, इस क्वेश्चन को आप चेक करना, अभी मेरे को थोड़ा ध्यान को नहीं, अब ये इन दोनों में से एक में से हटा के कहीं और हिसार बिरनी कहाँ पर बना दिया है। ये पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में रिपीट होया यूँ, और हर बार एचएससी ने इसका आंसर यही मानना है। लेकिन जो लेटेस्ट आज की बात करूँ ना मैं, आज जो पर्यावरण न्यायालय है
इन दोनों में से एक जिले में से हटा के कोई दूसरे जिले में सेट कर दिया गया है। तो मेरे सारे बहन भाइयों तो रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन में भाई तुम जो लेटेस्ट बुक है ना कोई, उसमें देखो यार, मेरे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। मेरा नहीं, फरीदाबाद को से हटाकर कौन से जिले में सेट कर दिया गया, यानी कुरुक्षेत्र से काट के, मतलब इन दोनों में से एक जिला तो, एक पर्यावरण न्यायालय तो वही है, एक जिले में परिवर्तन किया गया है, तो वो देख लेना भाई, ठीक है। मेरा उद्देश्य यही है, आपको सही समय पर सही बताना। थोड़ा मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, ये बदला गया है क्वेश्चन अभी, लेकिन एचएससी ने बहुत बार पेपर में आया, यही आंसर मानना है। लेकिन लेटेस्ट के हिसाब से कहूँ ना, वर्तमान में, तो वर्तमान में पर्यावरण न्यायालय एक जिला इन दोनों में से चेंज किया गया है, वो देख लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किस जिले में पांडु पिंडारा नामक एक प्राचीन धार्मिक स्थल स्थित है? तो पांडु पिंडारा बहुत बार एग्जाम में आए हो। इस क्वेश्चन है ना, मेरा जो बड़ा भाई है, अब तो एलएम लग रहा है, लेकिन इससे पहले ना वो वाटर पंप ऑपरेटर लग जाता। इस क्वेश्चन की वजह से रह गया था वो। देख लो कितना इजी क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन की वजह से जहाँ वो 2022 में लगा, तो वो 2018 में ही, 17-18 में ही लग जाता। मतलब 19 में, अगर 18 में भर्ती आई थी वाटर पंप ऑपरेटर की, उस समय मेरे भाई ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया था, तो जॉब से रह गया था। लेकिन आज सिलेक्टेड है और ठीक है, अपना 1 नंबर की जॉब कर रहा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब ये है, हरियाणा के किस जिले में पांडु पिंडारा नामक एक प्राचीन धार्मिक स्थल है स्थित है? तो ये जींद में है। यो बहुत सारे पेपरों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो जींद में है पांडु पिंडारा। पांडु पिंडारा नामक धार्मिक स्थल जींद जिले में स्थित है। इसे लघु हरिद्वार भी कहा जाता है। यहाँ पांडवों ने 12 वर्ष सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा की थी तथा अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। अगला क्वेश्चन है, डैश भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत थी? तो जो पानीपत की पहली लड़ाई थी ना, वो भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत थी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत पानीपत की पहली लड़ाई के साथ हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में हुई थी। इनमें मुगल शासक बाबर की विजय व इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पूरे राज्य में सुरक्षित पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का डैश राज्य था? तो हरियाणा ना पहला ऐसा राज्य था जो पीने की पानी की जो सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है आपका? हरियाणा। पूरे राज्य में पीने के पानी व बिजली उपलब्ध कराने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बिल्कुल सही बैठा है। देख, हरियाणा में ना, इब तो गाँवों में भाई, हमारे गाँव में तो 24 घंटे लाइट है, और सारे गाँवों में वो जगमग योजना आई थी ना, हर घर, मतलब कौन सी थी वहाँ, एक योजना थी, उसके तहत है ना, जगमगी कम है शायद उसने। तो पूरे हमारे यहाँ पूरे गाँव में पहले लाइट कम आया करती, 24 घंटे लाइट में है, और केवल जो तार है वो भी बदल दी गई है, अब कोई चोरी चारी भी नहीं कर सकता। तो पूरे 24 घंटे लाइट में है, और घर गेला समरसीबल लाग रहे, तो जो बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे भी लाग रहे हैं भीतर घर में ही, ठीक है। हरियाणा का डैश जिला भारत के इतिहास में पहली 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर है? तो ये आपका पानीपत, आपने बेरा है, 3 लड़ाई हुई थी यहाँ, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। फिर दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1556, अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। फिर पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी, जिसमें अब्दाली की जीत हुई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम में फुल बैक संदीप सिंह, जो कि कुरुक्षेत्र से है, उन्हें मीडिया में डैश भी कहा जाता है। जो ये संदीप सिंह था, ये पहले खेल मंत्री बनाया गया था, मतलब इन्हें ना कैथल तक मैंने कहा था, हाँ कैथल तक लड़ा था शायद, तो ये जीत गया, तो यो विधायक बन गया, वहाँ खेल मंत्री बन गया। फिर किसी महिला ने इस पर आरोप लगा दिया कि इन्होंने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, तो फिर यो हटा दिया था। मतलब जब इस पर आरोप लग गए गलत, तो ये इसने इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये भी पूछ रखा है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम में फुल बैक संदीप सिंह, जो कि कुरुक्षेत्र से है, हाँ कुरुक्षेत्र तक लड़ा था शायद इसने भाई, कैथल था नहीं, कुरुक्षेत्र तक लड़ा था, कुरुक्षेत्र तक चुनाव लड़ा था, तो ये खेल मंत्री बन गया था, जीत गया था ये, ठीक है। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम में फुल बैक संदीप सिंह, जो कि कुरुक्षेत्र से है, इन्हें मीडिया में किस नाम से जाना जाता था? फिलकर सिंह, ठीक है। भारतीय की टीम संदीप सिंह जो शाहबाद कुरुक्षेत्र से विधायक है, शाहबाद कुरुक्षेत्र तक ये था, ये विधायक बन गया था।
उन्हें फिलकर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में ये विवादों में है। वह मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अभी बताया था विवाद क्या था, वो मैंने बता दिया होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार में यमुना की एक सहायक नदी। हरियाणा सरकार ने यमुना की एक सहायक नदी डैश पर किसाऊ बांध के निर्माण की मंजूरी दी है। तो हरियाणा सरकार ने जो यमुना की एक सहायक नदी है उस पर क्या बनेगा, किसाऊ बांध बनेगा। तो वो जो सहायक नदी है ना यमुना की, उस नदी का नाम पूछ रखा था, उस नदी का नाम हो जाएगा आपकी टोंस नदी। ठीक है, किसाऊ बांध यमुना नदी की सहायक नदी टोंस पर बनाया गया है। यहाँ एक गुरुत्वाकर्षण बांध है जो हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की सीमा पर स्थित है, मतलब बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए तथा 2022 तक सर्वोत्कृष्ट फसल विविधीकरण को प्राप्त करने के लिए डैश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। तो ये बनाई है बागवानी। हरियाणा सरकार फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए बागवानी परियोजना को बढ़ावा दे रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा को भारत का डैश ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट घोषित किया गया है। तो हरियाणा को भारत का 5वां ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट घोषित किया गया। तो 5वां इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा राज्य भारत का 5वां ओपन डेफिकेशन फ्री राज्य घोषित किया गया है। पहले पे आपका सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, फिर केरल, फिर उत्तराखंड, फिर हरियाणा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को निर्देश दिया है कि अदालत के समक्ष कार्रवाई में अभियुक्तों, पीड़ितों या गवाहों की डैश का उल्लेख न करें। तो किस चीज़ का उल्लेख नहीं कर सकते, जाति का। जो गवाह है वो नहीं कह सकते भाई मैं जाट का हूँ या मैं गुज्जर हूँ, है ना। इस तरह से कोई भी जाति का उल्लेख नहीं करेगा। ये निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को निर्देश दिया गया है। ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज एक डैश हैं। तो ये क्या है, शास्त्रीय गायक थे। ठीक है, ये और पंडित जसराज एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। ये मेवाती घराने से संबंध रखते हैं, बहुत बार आता है। पंडित जसराज का घराना कौन सा था, मेवाती घराना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की रचना नहीं है। तो तुलसीदास की रचना नहीं है, झाड़ू फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखा करो ध्यान से, यहाँ पर रचना नहीं है, नहीं पूछा है तो झाड़ू फिरी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले देखो, झाड़ू फिरी रचना राजा राम शास्त्री की है। यह हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले इलाकों में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है। तो कौन सी पहाड़ी स्थित है, मोरनी पहाड़ी। शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले हिस्सों में हरियाणा में मोरनी की पहाड़ियाँ हैं। मोरनी की पहाड़ियों में हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी इसकी जो करो है और इसकी जो ऊंचाई है कितनी है, 1514 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक मानव निर्मित झील है। तो सुखना झील एक क्या है, मानव निर्मित झील है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सुखना झील मानव निर्मित झील है। इस झील का निर्माण 1958 में हुआ था तथा इसको 1988 में वेटलैंड घोषित किया गया था। इसके वास्तुकार PL वर्मा थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरुग्राम में है ये तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जीतगढ़ और मनोहरपुर के पास मेवात की पहाड़ियों में किस नदी का उद्गम है। तो यह है आपका साइबी। देखो कितना नया क्वेश्चन है ये। ठीक है, राजस्थान में जीतगढ़ और मनोहरपुर के पास मेवात की पहाड़ियों में किस नदी का उद्गम है, साइबी इसका राइट आंसर होगा। साइबी नदी राजस्थान राज्य की अरावली पर्वत श्रेणियों की मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा में यह कोट कासिम रेवाड़ी से प्रवेश करती है। कई बार क्वेश्चन आता नहीं कि रेवाड़ी जो साइबी नदी है हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है। तो कहाँ से प्रवेश करती है, रेवाड़ी से प्रवेश करती है। हरियाणा राज्य में इसे जगदरादी व साबी नदी के नाम से भी जाना जाता है। दारोएडा के समीप इस नदी पर मसानी बांध बनाया गया है। कई बार आता है कि मसानी बांध कौन सी नदी पर है, तो साइबी नदी पर है। बड़कल झील डैश जिले में स्थित है। तो बड़कल झील कहाँ पर, आपकी फरीदाबाद में। बड़कल झील फरीदाबाद जिले में है। इसका निर्माण 1947 में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है हरियाणा का हिरण पार्क डैश जिले में है, तो हिरण पार्क आपका हिसार। हिरण पार्क हिसार जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। हरियाणा में 2 हिरण पार्क है। दूसरा हिरण पार्क महम रोहतक में है। HSC में एक पेपर में हरियाणा में हिरण पार्क है, महम रोहतक में है। HSC ने एक पेपर में हरियाणा में एक हिरण पार्क, हाँ कई बार एक बार HSC में क्वेश्चन आया था कि हरियाणा में कितने हिरण पार्क थे, तो HSC ने एक मानना था। ठीक है, तो याद रख लेना इस चीज़ को भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुंवारी गांव एक प्राचीन गांव है जो डैश में स्थित है, तो ये कहाँ पर आपका कुंवारी गांव हिसार। कुंवारी गांव हिसार जिले में स्थित है। जींद जो हरियाणा के सबसे पुराने जिलों में से एक है। जाट बेल्ट का डैश जिला है, तो ये कौन सा जिला है? मतलब जींद जो हरियाणा के सबसे पुराने जिलों में से एक है। जाट बेल्ट का डैश जिला है ये, और जाट बेल्ट का कौन सा जिला है? चौथे नंबर का जिला है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जींद जिला हरियाणा के सबसे पहले 7 जिलों में से एक है। यह जाट बेल्ट का चौथा जिला है। पहला है सोनीपत, रोहतक व हिसार क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे जिले हैं। ठीक है, तो सोनीपत भी जाट बेल्ट का हिस्सा है, मतलब जाट ज़्यादा है यहाँ पे भाई। ठीक है, बाकी यार ये देख कितना गिरा हुआ सिस्टम है ना अपने यहाँ का यार, जातिवाद करवाना क्वेश्चन में भी है ना। जाट गुज्जर ब्राह्मण सारे यार, मैं तो एक ही मानूँ भाई, मेरे तो बहुत सारे दोस्त है सारी कास्टों के हैं। ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन में भी यार जातिवाद करें, ये तो करनी ही नहीं चाहिए। खून तो सबका एक ही है ना यार, और बहुत अच्छे हैं यार, सारी कास्ट अच्छी लागत बने। तो अगला क्वेश्चन है जहांगीर के कोषाध्यक्ष शेख फरीद ने उस राजमार्ग की रक्षा के लिए 1607 ईस्वी में डैश की स्थापना की थी जो इस जिले से होकर गुजरने वाला राजमार्ग था। तो जहांगीर के जो कोषाध्यक्ष थे शेख फरीद ने उस राजमार्ग की रक्षा के लिए 1607 ईस्वी में किसकी स्थापना करी थी? फरीदाबाद की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, देखो फरीदाबाद की स्थापना शेख फरीद के नाम पर 1607 में की गई थी। शेख फरीद जहांगीर के कोषाध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप। राजस्थान के जीतगढ़, और यह तो करवा दिया क्वेश्चन है ना, ये तो करवा दिया, ये भी करवा दिया। यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को संशोधित कर नवंबर 2019 में डैश कर दिया गया है। तो ये देखो भाई पेंशन का जो पेंशन आती है बुढ़ापा और हैंडीकैप वाली, उसका सवाल है ये। अभी उस समय 2000 थी, 2019 में ई भी आता हमने बेरा 3200 कितनी हो रही है ना, तो ये क्वेश्चन तो पड़ेगा, कोई फायदा ही नहीं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वच्छ परिसर रैंकिंग के तहत सबसे स्वच्छ सरकारी विश्वविद्यालय घोषित किया है? तो ये क्या है? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्वच्छ परिसर रैंकिंग के तहत महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक को सबसे स्वच्छ सरकारी विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने डैश नामक एक पोर्टल पर 37 सरकारी विभागों की 485 सेवाओं और योजनाओं को ऑनलाइन सेवाओं के अधीन लाया है। तो उस पोर्टल का नाम क्या है भाई? पोर्टल का नाम है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, अंत्योदय सरल। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई सभी विभागों की 719 सरकारी ऑनलाइन सेवाओं को अंत्योदय सरल पोर्टल के अधीन किया गया है। अगला क्वेश्चन है डैश एक लोकप्रिय नृत्य है जो हरियाणा की संस्कृति को दर्शाता है। यह नृत्य रूप आंदोलन उन्मुख की बजाय संवाद उन्मुख है। तो ये इस नृत्य का नाम है सांग। सांग हरियाणा का एक महत्वपूर्ण लोकमंच नृत्य है, लोकमंचा लोक नृत्य है। हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत 1730 में किसने रखी थी? सांग की नींव किशन लाल भट्ट। ठीक है, याद रख लेना इस चीज़ को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा का नृत्य रूप डैश शादियों और त्योहारों पर सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो हरियाणा का नृत्य रूप डैश शादियों और त्योहारों पर सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह नृत्य रूप घूमर के समान है। तो इसका कहने का मतलब ये पूछा कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाए, और यह नृत्य रूप घूमर के समान, मतलब घूमर की तरह है ये नृत्य। तो इस नृत्य का नाम क्या है? खोरिया।
ठीक है। यह मध्य हरियाणा खोरिया नृत्य जो है ना, यह मध्य हरियाणा में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य का आयोजन लड़के के विवाह में बारात प्रस्थान के बाद महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस इससे पहले इससे पहले बोकड़ा कहा जाता था। इसे पहले क्या कहा जाता, बोकड़ा। इस मतलब इसी नृत्य को पहले क्या कौन थे, बोकड़ा कहा जाता था। इस नृत्य में केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कवि एक कवि है जिन्हें हिंदी के लिए हरियाणा के सबसे राज्य देखो डैश एक कवि हैं जिन्हें हिंदी के लिए हरियाणा के पहले राज्य कवि उदय भानु के बाद हरियाणा के राज्य कवि के रूप में सम्मानित किया गया। मतलब जब पहले राज्य कवि तो कौन थे, उदय भानु हंस। उनके बाद इनको ये सम्मान दिया गया था। तो इस कवि के रचनाओं के नाम रण निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित्र हैं। तो इस कवि का नाम पूछ रखा है खुशीराम शर्मा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हरियाणा राज्य के पहले राज्य कवि उदय भानु हंस के बाद खुशीराम शर्मा को राज्य कवि का सम्मान दिया जाता है। मतलब एक तो अगर तक पूछेंगे पहले राज्य कवि कौन है तो आप कहोगे उदय भानु हंस, लेकिन उसके बाद जो राज्य कवि की उपाधि दी जाती है या सम्मान दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, ये इसके आपके खुशीराम शर्मा को। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है, कई बार आता है रण निमंत्रण, प्रमोदहार, गुरु गोविंद सिंह, युद्ध चरित्र, ये किसकी है, खुशीराम शर्मा। ठीक है, याद रख लेना। कौन हरियाणा के एक आधुनिक युगीन कवि नहीं है, तो शेख बद्रुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर डी सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, गजेंद्र वर्मा एक भारतीय संगीतकार और एक पार्श्व गायक हरियाणा के डैश जिले से हैं। एम्प्टीनेस गाने के लिए मशहूर हो गए, जिसे तूने मेरे जाना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो गजेंद्र वर्मा है ये कहाँ के, आपके इनका ये सॉन्ग बहुत प्रसिद्ध हुआ था, तूने मेरे जाना। तो ये कहाँ के हैं, सिरसा। एम्प्टीनेस गाना तूने मेरे जाना के लिए मशहूर गजेंद्र वर्मा का संबंध हरियाणा के सिरसा जिले से है। ठीक है। हरियाणा के डैश जिले का निर्माण 1 नवंबर 1989 को पूर्व करनाल जिले से काट कर किया गया था। बाद में 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल में मिला दिया गया। अंत में 1 जनवरी 1992 को यह अलग जिला बन गया। तो ये कौन सा जिला था, पानीपत। क्या क्या किया था इस जिले के साथ, पहले इसका निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1989 को। 1 नवंबर 1989 से पहले यो क्या था, करनाल जिले से काट कर इसका निर्माण कर दिया गया। फिर बाद में 24 जुलाई 1991 को इसे फिर तक करनाल में मिला दिया। फिर 1 जनवरी 1992 को इसे फिर से अलग राज्य जिला बना दिया। तो ये जिले का नाम पूछा, इस जिले का नाम क्या है, तो इसका नाम है पानीपत। ठीक है। पानीपत जिले का गठन 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से अलग करके किया गया था। 24 जुलाई 1991 को इसे करनाल में मिला दिया गया। फिर 1 जनवरी 1992 को पुनः यानी कि दोबारा से इसका पानीपत को अलग जिला बना दिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा का शहर है जिसमें मुक्केबाजी का एक पारंपरिक स्कूल है। यह हरियाणा के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों का गृह नगर है। तो ये कौन सा जिला हो जाएगा आपका, भिवानी। भिवानी जिले को मुक्केबाजी का पावर हाउस कहा जाता है। भिवानी को छोटा क्यूबा भी कहा जाता है। अब देखो ये पूछ तो नहीं सके था कि मुक्केबाजी का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन कितना घुमाया कि हरियाणा का एक शहर है, हरियाणा का शहर है जिसमें मुक्केबाजी का एक पारंपरिक स्कूल है। यह हरियाणा के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों का गृह नगर है। मतलब 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनका संबंध भिवानी से था। तो देख लो घुमा घुमू का क्वेश्चन पूछा, फिर भिवानी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला अपने पारंपरिक धातु के काम के लिए, विशेषकर पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका रेवाड़ी जिला पीतल के कार्य व पारंपरिक धातु के काम के लिए प्रसिद्ध है। रेवाड़ी को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र जिले की नकदी फसल है जबकि डैश कुरुक्षेत्र जिले की नकदी फसल है जबकि गेहूं और धान इनकी 2 प्रमुख खाद्य फसल है। तो ये पूछ रखे कि जो कुरुक्षेत्र जिला उसकी प्रमुख नकदी फसल का नाम बता। तो कौन सा हो जाएगा, गन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुरुक्षेत्र की प्रमुख नकदी फसल गन्ना व आलू है। आलू की पैदावार कुरुक्षेत्र जिले में सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, डैश गुरुग्राम की एक प्रमुख खरीफ फसल है। इस फसल का इस्तेमाल जानवरों के लिए हरे चारे के रूप में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जई इसका राइट आंसर हो जाएगा। जई गुरुग्राम जिले की खरीफ की
प्रमुख फसल है जिसका इस्तेमाल हरे चारे के रूप में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा के अन्य शहरों की तुलना में डैश शहर की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो गुरुग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक 84.7, व मेवात की सबसे कम है 54.8% है। ठीक है। हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष सन्नो देवी ने 19 मार्च 1962 से 31 अक्टूबर 1966 तक पंजाब विधानसभा के डैश के रूप में कार्य किया। तो ये क्या बनी थी भाई? उपाध्यक्ष के रूप में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष सन्नो देवी थी। इनका कार्यकाल 6 सितंबर 1966 से लेकर 28 फरवरी 1967 तक था। इससे पहले ये पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष भी रह चुकी है 19 मार्च 1962 से लेकर 31 अक्टूबर 1966 तक। ठीक है। ये जगाधरी से विधायक थी। इनका जन्म मुल्तान वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डैश हरियाणा में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया हो कि जो हरियाणा है, हरियाणा में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये नहरें और नलकूप। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हरियाणा राज्य में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नहरें व नलकूप है। हरियाणा का सर्वाधिक सिंचित जिला सिरसा व न्यूनतम सिंचित जिला पंचकुला है। मतलब सबसे ज़्यादा सिंचित जिला कौन सा है आपका? सिरसा। और न्यूनतम कौन सा है? पंचकुला। राज्य के लगभग 60% भूमि पर सिंचाई की उत्तम व्यवस्था है। राज्य में सिंचाई के मुख्य साधन के हैं, कुएं व तालाब भी हैं। हरियाणा की 81% हिस्से पर कृषि की जाती है। तो ये याद रख लियो, हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, मतलब सिंचाई करने खातर मुख्य रूप से हरियाणा किस पर निर्भर है? नहरें और नलकूप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिद्धों की 3 प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए डैश में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। इन 3 प्रजातियों के नाम व्हाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड और स्लेंडर बिल्ड है। तो ये कई बार आता है ये क्वेश्चन कि जटायु प्रजनन केंद्र कहाँ पर है आपका? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पिंजौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिंजौर पंचकुला में गिद्धों के संरक्षण हेतु एक जटायु गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना, ग्रुप डी का पीछे पेपर हुआ था ना, उसमें तो इसकी स्थापना पूछी गई थी। तो स्थापना कब हुई थी इसकी? 2001 में की गई थी। यह एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र है। यह वाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड और स्लेंडर बिल्ड, ठीक है, इन 3 प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, थक गया भाई रे, आज घने दिनों में क्लास ले रहा हूँ तो थोड़ा थकावट है। ठीक है। स्टैंड स्टूडेंट तो है को नहीं, एक हाथ में फ़ोन ले रहा हूँ और फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो देख लो कितना मुश्किल तथा खातर इतनी मेहनत करूँ मैं। ठीक है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य प्रायोजित परियोजनाओं को लागू करने के लिए हरेडा की स्थापना की। इसका पूरा नाम क्या है? तो हरेडा का मतलब क्या है? हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को राज्य में गैर परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोतों से उत्पादित विद्युत से संबंधित कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए मई 1997 में स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिथाथल जिला सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से के देखो मिथाथल जिसे सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी डोमेन के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? तो ये मिथाथल कहाँ पर? आपका भिवानी में है। ठीक है भाई। हरियाणा के भारतीय राष्ट्रीय लोक दल की स्थापना, जो ये INLD है, इंडियन नेशनल लोक दल, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी, देखो, हरियाणा के भारतीय राष्ट्रीय लोक दल की स्थापना डैश द्वारा की गई। यानी कि इसका मतलब है इंडियन नेशनल लोक दल जो पार्टी है, जो इनेलो की पार्टी थी पहले, मतलब इबे भी है यह पार्टी, तो इसकी स्थापना किसने करी थी? चौधरी देवीलाल द्वारा। ठीक है। INLD यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की स्थापना चौधरी देवीलाल द्वारा की गई थी। INLD की स्थापना कब हुई थी? 17 अक्टूबर 1996। ठीक है। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने 1996 में हरियाणा में शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश पारित किया था? तो ये किसने किया था भाई? श्री बंसी लाल। ठीक है। चौधरी बंसी लाल हरियाणा के
पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने हरियाणा में शराबबंदी का फैसला लिया था। हरियाणा में शराबबंदी 1 जुलाई 1996 से लागू हुई थी, जिसे 1 अप्रैल 1998 को वापस ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम HSIDC ने 2 फूड पार्क स्थापित किए हैं। पहला तो है सोनीपत जिले में। पहला फूड पार्क कहाँ पर है? सोनीपत जिले में। और दूसरा कहाँ पर? आपका साहा अम्बाड़ा में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। वर्तमान में हरियाणा में 3 मेगा फूड पार्क राई, साहा, अम्बा और बरही में है तथा 4 फूड पार्क, देखो भाई 3 तो मेगा फूड पार्क है और 4 फूड पार्क है। चारों कहाँ कहाँ है आपके? नरवाना जींद में, राई सोनीपत में, साहा अम्बाड़ा में और डबवाली सिरसा में। भाई ये घटते बढ़ते रहेगा तो इसने देख लियो। बाकी ये तो डाटा तो सही है, ये मनमान नहीं भाई। 3 मेगा फूड पार्क की जगह 4 मेगा फूड पार्क बन गए हो, है ना। और फूड पार्क ही जो करीब इसमें दे रखे हैं 4 के मेरा 5 बन गए हो। ये तो करंट की चीज़ें होती है, जो करंट पढ़ता है वो बता पाएगा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम में आए हैं तो ये क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश में प्रस्तावित 22वें एम्स को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY के तहत स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ पर बनेगा? 22वां एम्स रेवाड़ी में। राज्य के रेवाड़ी जिले में देश का 22वां एम्स स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना PMSSY प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के एक बाल कवि हैं और निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के एक बाल कवि हैं और अंग्रेजी भाषा की कहानी द अरब एंड हिज केमल का अनुवाद किया है? तो यह आपके मुरारी लाल शर्मा नीरस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा के डैश को हास्य रत्न से सम्मानित किया गया था और उन्हें सबसे प्रसिद्ध हास्य कवि भी माना जाता है जो गाकर कविताएं पढ़ते थे। तो हरियाणा के डैश को हास्य रत्न से सम्मानित किया गया था और उन्हें सबसे प्रसिद्ध हास्य कवि भी माना जाता है जो गाकर कविताएं पढ़ते थे। तो इनका क्या नाम था? अल्हड़ बीकानेरी। अल्हड़ बीकानेरी का मूल नाम श्यामलाल शर्मा है, जिनका जन्म हुआ था 17 मई 1937 को रेवाड़ी जिले के बीकानेर गांव में हुआ था। इन्हें हरियाणा गौरव पुरस्कार, काका हाथरसी पुरस्कार वर्ष 1996 में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इनकी प्रमुख कविताएं हैं कुत्ते भी भौंकते हैं, मुझको सरकार बनाने दो, समय का फेर, समय का फेर लोन, मन मस्त हुआ आदि हैं। इन्हें हास्य रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा लेखक जुबान बुक्स का संस्थापक है? तो ये आपका है उर्वशी बुटालिया। जुबान बुक्स भारत के पहले नारीवादी प्रकाशन गृह काली फॉर वीमेन की छाप है। इसके संस्थापक उर्वशी बुटालिया हैं। वर्ष 2003 में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य अभी पढ़ा था, कहाँ पर आयो? केथल में। इसको ही सोनसर जंगल कहते हैं। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1988 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, चिल्ली झील कहाँ पर? आपकी फतेहाबाद में है। मानव रचना विश्वविद्यालय हरियाणा के डैश जिले में है। तो मानव रचना क्या है आपके? कहाँ पर है ये? मानव रचना विश्वविद्यालय कहाँ पर है आपका? फरीदाबाद में, ठीक है। देखो, मानव रचना विश्वविद्यालय फरीदाबाद जिले में स्थित है। एक प्राइवेट विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना वर्ष 2004 में मानव रचना इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में की गई थी। इसे वर्ष 2014 में यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, ठीक है। यूनिवर्सिटी का दर्जा 2014 मिला और कॉलेज की स्थापना 2004 में हुई थी। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के डैश जिले में है। तो ये कहाँ पर? आपका यमुनानगर में। देखो, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। 14 अप्रैल 2008 को इस परियोजना ने उत्पादन कार्य शुरू किया था। इस परियोजना के तहत 600 मेगावाट की 2 इकाइयों कार्य करती हैं। इनकी 1200 मेगावाट का है टोटल, ठीक है। इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कार्यकारी शक्ति डैश के हाथों में होती है? तो किसके हाथ में होती है भैया? हरियाणा के राज्यपाल के हाथ में। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत हरियाणा में भूखंड प्राप्त करने का योग्य है? तो ये
अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, बीपीएल परिवार, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। हरियाणा महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत हरियाणा में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व बीपीएल परिवार के योग्य व्यक्ति को भूखंड उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इनमें से कौन हरियाणा की एक रबी फसल नहीं है? तो गन्ना जो है ना एक रबी फसल नहीं है हरियाणा की। हरियाणा में रबी की फसल है गेहूँ, जौ, सरसों, चना आदि है। गन्ना एक नगदी फसल है। हरियाणा में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले फूल फूले टकने तक लंबे स्कर्ट को क्या कहते हैं? दामन। दामन इसका राइट आंसर होगा। दामन हरियाणा में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक वेशभूषा है। यह फूल फले रखने तथा पहने जाने वाले लाल सूती कपड़े से बना होता है। हरियाणा में 52 गज का दामन प्रसिद्ध है। जैसे तुमने गाना भी सुना होगा, 52 गज का दामन पैर मटकते चाल लूंगी। वो गाना नहीं है, किसका है? प्रांजल दहिया का, फिर किसका है ना, बहुत फेमस था। यो बिलियन में जा रहा है। जरा भाई पर देख लो। हाँ, एक पेपर और रह गया बस। आज की इस वीडियो में हमने 90 क्वेश्चन करे हैं, ये अभी कंप्लीट हो जाएंगे। बस 1 मिनट रुक जाओ। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद हरियाणा पर डैश भारत का एक स्वतंत्र राज्य बन गया। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद हरियाणा 1 नवंबर 1966 पर भारत का एक स्वतंत्र राज्य बन गया। तो कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, देखो, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के पश्चात हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। हरियाणा का गठन कब हुआ था? 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वें राज्य के रूप में हुआ था। डैश राजपूत सेना का डैश राजपूत डैश राजपूत सेना का नेतृत्व किया जिसने तराइन की पहली लड़ाई जीती थी। तो ये कौन था? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, डैश राजपूत सेना का नेतृत्व किया जिसने तराइन की पहली लड़ाई जीती थी। तो ये कौन था? ये पृथ्वीराज चौहान। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने राजपूत सेना का नेतृत्व किया था, वह विजय हासिल की थी। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग भारत सरकार द्वारा डैश को निर्धारित किया गया था। तो ये न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग भारत सरकार द्वारा डैश को निर्धारित किया गया था। तो ये था आपका विभाजित करे और पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को स्थापित करे। क्यों बनाया गया था? यो मतलब अलग अलग करके अलग अलग राज्यों का निर्माण कर दो। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। शाह आयोग का गठन 23 अप्रैल 1966 को किया गया था। शाह आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया। शाह आयोग ने रिपोर्ट कब सौंपी थी? 31 मई 1966 को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सोनीपत के गन्नौर में डैश विकसित कर रहा है। तो ये क्या है? इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हमारे गति घर के दो रही है, मान ले 5 किलोमीटर हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर बन रही है या। ठीक है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड दोबारा सोनीपत के गन्नौर में, ठीक है, ये गन्नौर महाराज तो वो है, इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट, ठीक है, की स्थापना की गई है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना वर्ष 1966 में हरियाणा गठन के साथ ही कर दी गई थी। दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक अम्बाड़ा के अलावा हरियाणा का कौन सा संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था? तो कौन सा था भाई? आपका सिरसा। अभी भी है यही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा की महिला मुक्केबाजी चैंपियन कौन थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने पहले प्रदर्शन में ही फरवरी 2019 में 70वें स्ट्रेंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में रजत पदक जीता था? तो ये था भाई मंजू रानी। मंजू रानी हरियाणा की महिला मुक्केबाज है। मंजू रानी का जन्म 26 अक्टूबर 1999 को रिठाल गांव रोहतक में हुआ था। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सतर के अपने पहले ही मुकाबले में रजत पदक जीता था। गुग्गा नौमी अगस्त या सितंबर के महीने में हरियाणा में मनाया जाने वाला एक डैश धार्मिक त्यौहार है जो डैश से संबंधित है। तो गुग्गा नौमी का जो त्यौहार आपने देखा होगा, तो ये किससे संबंधित है? सांप की पूजा।
ठीक है। गुगा नवमी पर सर्प की पूजा की जाती है। गुगा नवमी को सांपों का देवता माना जाता है। ठीक है। गुरु गुग्गा को, मतलब जो गुग्गा पीर होते हैं वो किसका देवता है? सांपों का देवता। तो ये याद रख लेना, गुग्गा नवमी। ठीक है। गुग्गा नवमी पर किसकी पूजा की जाती है? सांपों से संबंधित है यो त्योहार। सुरेंद्र शर्मा हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि और डैश है। तो यहाँ हास्य रस लेखक, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सुरेंद्र शर्मा प्रसिद्ध कवि एवं हास्य कलाकार हैं। ठीक है। कई बार आगरा एक हास्य कवि और विनोदी है, तो वो भी सुरेंद्र शर्मा है। इनका जन्म महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था। इनको 4 लाइनों वाला कवि भी बोला जाता है। मोरनी हिल्स हरियाणा के डैश जिले में स्थित है, तो ये पंचकुला में है। मोरनी हिल्स पंचकुला जिले में है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। चोटी की ऊंचाई कितनी है? मोरनी हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है करो 15 से 14 मीटर। ठीक है। हरियाणा में 8 डैश हैं जहाँ पशु पक्षियों और वनस्पतियों को संरक्षण दिया जाता है। तो वे कितने हैं? वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं आपके? 8। ठीक है। अभी तो ये एक इसमें से जो अबूसैर वन्य जीव अभयारण्य था ना, सिरसा वाला, वो हटा दिया है। ठीक है। देखो एक करके पढ़ोगे। देखो ये वन्य जीव अभयारण्य, इसका राइट आंसर होगा हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान, राज्य का लगभग 33,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हरियाणा राज्य में पक्षियों की लगभग 500 प्रजातियां पाई जाती हैं। पहला आता है आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम जिले में 142.52 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। स्थापना पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार के रूप में सलीम अली पक्षी विहार भी कहा जाता है। यहाँ प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा क्षेत्र है। प्रवासी पक्षी ज़्यादा है यहाँ। इस उद्यान में लगभग 250 पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। जिसमें साइबेरियन सारस प्रमुख है। 1969 में नई दिल्ली में हुए प्राकृतिक और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण सम्मेलन में इस क्षेत्र को आर्द्र भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है, डैश एक आर्द्र भूमि है, तो जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपका गुरुग्राम में, इसको आर्द्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। 2 अप्रैल 1971 को पंजाब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत सुल्तानपुर को पक्षी अभयारण्य का दर्जा दिया गया। ठीक है। 1991 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। इस उद्यान को पहले लैक बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। इस उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। यह राज्य का सुप्रसिद्ध इक्को पार्क है। यो भी क्वेश्चन आया करे डैश हरियाणा का कि इक्को पार्क है, तो सुल्तानपुर जो पक्षी अभयारण्य आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभयारण्य, इसको ही क्या कहते हैं? इक्को पार्क है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभयारण्य क्षमता कितनी है? 1971 में जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की जो अभयारण्य क्षमता की पहचान 1971 में पीटर जैक्सन ने की थी। फिर आपका कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। ये तो हमने सारे पढ़ रखे हैं भाई। ठीक है। इन्हें पढ़ाने का कोई फ़ायदा कोई नहीं, सारे बेरा था हमने कौन सा कहाँ है किसकी स्थापना। ठीक है। आप देख ये क्वेश्चन को बता मैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार अबूसैर वन्यजीव अभयारण्य सिरसा को हटा दिया गया है तथा इसे क्या कर दिया गया? अब इसे सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया है। वर्तमान में कलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा का उत्तरी हिस्सा पंजाब को डैश से घिरा है। तो हरियाणा का जो उत्तरी हिस्सा है पंजाब और डैश से घिरा है, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश से घिरा है। शिवालिक श्रेणी डैश नदी का उद्गम स्थल है, तो ये आपकी मारकंडा नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। आरक्षित वन क्षेत्र डैश और डैश जिले में शिवालिक श्रेणियों तक सीमित है। तो पंचकुला और यमुनानगर। आरक्षित वन क्षेत्र पंचकुला और यमुनानगर जिलों में शिवालिक श्रेणियों तक सीमित है। ठीक है। हरियाणा में आरक्षित वन क्षेत्र पंचकुला यमुनानगर जिलों में शिवालिक श्रेणियों तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंजाब और हरियाणा के लिए एक सामान्य संस्थान
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय वास्तुकला का एक चमत्कार है, जिसे प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुकार ले कार्बूजियर कार्बूसियर कार्बूजियर है वैसे तो कार्बूसियर द्वारा डिजाइन किया गया था। न्यायालय का परिसर डैश में स्थित है, तो न्यायालय का परिसर कहाँ पर है इसका? चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, देश की राजधानी दिल्ली के निकट स्थित डैश कई बड़े बड़े उद्योगों का गढ़ है, जिसे हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर मान्य होने की प्रतिष्ठा प्राप्त है। तो कौन सा शहर है? ये आपका फरीदाबाद। फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली के नज़दीक होने के कारण बड़े बड़े उद्योगों का गढ़ है ये। ठीक है। डैश जिले के जहाजगढ़ गांव में लगने वाला वार्षिक पशु मेला हरियाणा के खरीदारों और विक्रेताओं का सबसे बड़ा जमघाट है। मेले का मुख्य आकर्षण भारत के भैंसों की सबसे प्रसिद्ध नस्ल डैश का मुराहा है। तो यह आपका झज्जर जिले के जहाजगढ़ में प्रत्येक वर्ष पशु मेला लगता है, जो बहुत बड़े स्तर पर होता है। तो ये कई बार पूछा जा रहा है, पशु मेला कहाँ लग गया? झज्जर के जहाजगढ़ में। ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा के रोहतक और डैश के बीच चलती है। तो रोहतक से रेवाड़ी। ठीक है, हरियाणा की पहली सीएनजी ट्रेन रोहतक व रेवाड़ी के बीच जनवरी 2015 में चलाई गई थी। ठीक है, तो देख लो भाई, आज की वीडियो में ना हमने 55 मिनट में मैंने 90 क्वेश्चन करा दिए हैं और सारों की डिटेल बताई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो बढ़िया लग गया तो शेयर कर दियो, और सारे बहन भाइयों का रिक्वेस्ट है, वीडियो ना कंप्लीट देख के और भाई एक कमेंट कर दिया करूँ। 20-30 कमेंट आऊँगे तो यार मेरा हौसला बढ़ जाऊँगा भाई। मैं बहुत ही कीमती टाइम थारे खातिर निकाल लूँ हूँ। ठीक है, बहुत कीमती टाइम निकाल के थारे खातिर वीडियो बनाऊँ हूँ, ताकि थारा नंबर ना कटे। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इनमें थे पिछले एग्जाम में आए थे। जिस भी भाई बहन ने नु लगा कि मेरी हरियाणा जीके वीक है, तो मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। 68 कितनी वीडियो हैं उसमें, वे सारी वीडियो और प्लस में जो भी करवा रहा हूँ ये भी देख लेगा ना कोई, तो 25 में से 20 क्वेश्चन वहीं से आएंगे। 18-19 तो कभी पक्के हैं भाई। ठीक है, तो यही थी भाई आज की वीडियो में। हमने 90 क्वेश्चन करे हैं हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर। तो वीडियो बढ़िया लगे तो शेयर कर दियो। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, और अब लगातार वीडियो डालता रहूँगा भाई। मैं बहुत बिजी था अपनी पढ़ाई, क्योंकि देखो मेंस में मेरा अच्छा स्कोर है, तो मैं भी तो नहीं सोचूंगा ना कि भाई आपकी बार मौका है लगने का। तो मैं अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर गया था एकदम से। फिर मैं सोचा यार चैनल के लिए भी कुछ किया जाए, तो इतने भाई बहन जुड़ रहे हैं, 1000+ हो रहे हैं, तो इसलिए भाई रेगुलर क्लास आओगी, मैं टाइम निकालने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखो।